हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पंजाब करियर्स में। माय नेम इज केशव कटोच। सो जैसे कि लेक्चरर कैडर की जो है वो 1000 से ज्यादा वैकेंसी जो है वो आपकी आउट हुई है, और वैसे ही आपकी मास्टर कैडर की भी, जो कि टीजीटी लेवल का पेपर होता है, जो कि 10वीं तक के लिए आपको जो है वो टीचर चुना जाता है। 10वीं क्लास तक से के लिए 6 to 10 के लिए जो आपको टीचर चुना जाता है, उसकी नोटिफिकेशन भी जो है कहा जा रहा है कम से कम 4000 से ज्यादा जो है वो आपको नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकती है, मतलब पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो देखो, मास्टर कैडेट जो है, एक मास्टर कैडेट साइंस आपका अलग है, मैथमेटिक्स अलग है, उसी तरीके से मास्टर कैडेट सोशल साइंस भी है। तो आज जो वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम मास्टर कैडर आपका सोशल साइंस का सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सिलेबस पता होना बड़ा जरूरी है। कोई भी तैयारी आप करते हो, चाहे छोटा एग्जामिनेशन करो चाहे बड़ा एग्जामिनेशन करो, सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ को अपने पास रखिए। अगर आप मास्टर कैडर सोशल साइंस को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसकी पीडीएफ को अपने पास जरूर रखना है, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो सिलेबस से भटक जाते हैं और अपने रिसोर्सेज को या फिर एक्स्ट्रा टॉपिक्स को पढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से या आप ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, जिनकी वजह से तैयारी जो है वो उनकी इफेक्ट होती है। तो सिलेबस को पहले अच्छे से समझना है कि सिलेबस क्या है। फिर इसके बाद मैं पीवाईक्यू भी आपके लिए लेकर आऊंगा, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ पंजाब से रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से हो, सोशल साइंस दैट इज सिविक्स से हो, या जिसको आप पॉलिटी जो है वो आप बोलते हो। तो आज की वीडियो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सिलेबस पूरा हम मास्टर कैडेट सोशल साइंस के जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत जल्द लाइव बैच भी जो है वो आपका दैट इज मास्टर कैडर का जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और जिस तरीके से हम लेक्चर कैडर को कवर कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, उसी तरीके से आपका मास्टर कैडर की भी तैयारी जो है वो अच्छे से जो है वो करवाई जाएगी। और जो बच्चे लेक्चर कैडर की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भैया आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो बढ़ चुकी है, 17 जो है वो आपकी डेट हो चुकी है, और मास्टर कैडर भी बहुत जल्दी जो है वो आपका आ जाएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि ये टीजीटी लेवल का आपका जो ये पेपर होने वाला है, इसमें आपको जो है पहला सब्जेक्ट जो आपको पूछा जाएगा वो आपका पूछा जाएगा सिविक्स पोर्शन की बात जो है वो यहाँ पे की गई है, ठीक है ना। बाकी कमेंट सेक्शन में अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें कांटेक्ट भी जो है वो आप कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज या रिसोर्सेज से रिलेटेड जो है वो आपको दिक्कत आ रही है, या अप्रोच से रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है, आप मेरे साथ बात जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इसने बोला है कि भाई सिविक पोर्शन में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो, जनरली क्या होता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो या फिर आप लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ते हो या फिर आप एनसीईआरटी को जो है वो या फिर पंजाब बोर्ड की बुक्स को जो है वो आप पढ़ते हो। तो सबसे पहले उसने क्या बोला, सेंटर गवर्नमेंट की बात की, मतलब यूनियन की बात की है यहाँ पे। तो सेंटर गवर्नमेंट में आपको पार्लियामेंट तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, और पार्लियामेंट अपने आप में एक पूरा का पूरा दैट इज टॉपिक है, बहुत डेप्थ में जो है वो इसको पढ़ना पड़ता है। देखिए, डेप्थ में अगर आप पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो भैया इसमें आपको लोकसभा को पढ़ना है और राज्यसभा को आपको पढ़ना है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, राज्यसभा की कैसे बना, उसकी पावर्स क्या है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, और इसी के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन जो है वो सब कुछ आपका इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट की बात की, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, ठीक है। फिर इमरजेंसी पावर की बात की, उनकी अपॉइंटमेंट की बात की, फंक्शंस की। बट आपने क्या बात करनी है, हमने पूरा का पूरा प्रेसिडेंट पढ़ लेना, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर भी पढ़ लेनी है, उसकी लेजिस्लेटिव पावर पढ़ लेनी, पार्डोनिंग पावर भी पढ़ लेनी, इमरजेंसी पावर भी आपने पढ़ लेनी। फिर पीएम से रिलेटेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है, उनके फंक्शन से रिलेटेड, मतलब आर्टिकल 75 आपको पढ़ना है, 74 आपको पढ़ना है, 78 आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद सेंटर के साथ जब आप स्टेट, तो अगर आपने सेंटर को अच्छे से पढ़ा है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप अच्छे से होती है। गवर्नर को पढ़ना है, उनकी अपॉइंटमेंट को पढ़ना है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स पढ़ना है, उनकी अपॉइंटमेंट, फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, मतलब आर्टिकल 163 हो गया, 164 हो गया, ये आपको अच्छे से जो है वो पढ़ने हैं, इनका महत्व आपको पता जो है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है दैट इज द फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। क्या आ जाता है आपका, फॉरेन पॉलिसी के बारे में आ जाता है। तो फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट जो है क्या था, उसका बेसिक लेवल आपको पढ़ना है। पंचशील योजना क्या थी, तो भैया नॉन अलाइंग मूवमेंट को भी अच्छे से पढ़ना है और पंचशील योजना को भी अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन तो यहां से वो डालेगा आपको, ठीक है। उसके बाद डिसआर्मेंट क्या था, और यूएनओ क्या था, और सार्क क्या है। सार्क के साथ ना मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बिम्स्टेक को भी जो है वो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बिम्स्टेक भी आप इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें जो है वो कहीं ना कहीं पे इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है, और नया सिलेबस में भी आउट हो और उसमें आपकी ये चीजें भी जो है वो ऐड होंगी। अभी के लिए हम ये कर रहे हैं कि जो सिलेबस आपको ऑलरेडी है ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेक्चर कैडर में भी ज्यादा चेंज नहीं होगा, कोई चीजें हटाई गई, कुछ चीजें ऐड ऑन जो है वो की गई। फिर सिटीजनशिप है, जिसको आप पार्ट 2 बोलते हैं, है ना।
पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सिटीजन का मतलब क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और कैसे हमारी सिटीजनशिप हमें अडॉप्ट होती है और लूज होती है, राजकृत सिटीजनशिप, लूज राजकृत सिटीजनशिप। उसके बाद ऑर्गन्स कौन से गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर दैट इज ऑर्गन हो गए, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो गए, जुडिशरी ऑर्गन जो है वो आपके हो गए। तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पूरी की पूरी हमें पढ़नी है। तो जुडिशरी जब करते हो तो कोर्ट आ गए हमारे, और कोर्ट कौन से आ गए हमारे, दैट इज योर हमारा मेन सुप्रीम कोर्ट आ गया, उसके फंक्शन, उसकी जुडिक्शन, उसके अपॉइंटमेंट, उसकी रिमूवल, सैलरीज के बारे में आ गया, जजेस का कंपोजिशन कैसा है, जुडिशियल रिव्यू आ गया। यहाँ पे आपको मुझे लगता है PIL के बारे में पूछ लेगा, या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब ये वाला टॉपिक भी आप करिएगा जरूर, जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं वो भी आप लोगों को करना है। उसके बाद हाई कोर्ट है, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करना है, सेम चीज दोनों की पढ़नी है। FIR क्या होती है, रिट्स क्या होती है, ये तो आप फंडामेंटल राइट्स में पढ़ लेंगे, ये सारी चीजें आपको करनी है। फिर फंडामेंटल राइट्स आगे आपके 14 से 32 आपने पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, बट आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे, दैट इज आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप पूरा ही पढ़ोगे। आप उसको आगे पढ़ोगे समझ ही नहीं आएगा भाई 12 क्या होता है। हर बार आप 14 में बोलोगे द स्टेट कांट डू दिस, स्टेट कांट डू दिस, तो स्टेट क्या होती है, तो आर्टिकल 12 तो पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट तो पढ़ना ही पड़ेगा हमारे को, है ना। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हमने पढ़ना है। फिर उसने क्या बोला, इसने बोला कि हमें क्या पढ़ना है, हमें यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइज को पूरा पढ़ना है, उसके पूरे ऑर्गन्स को पढ़ना है, उनकी पूरी एजेंसीज को पढ़नी, और इंडिया का क्या रोल है यूएनओ में। और अभी रीसेंट वर्क जो है यूएनओ के, मतलब ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। किससे क्वेश्चन पूछेगा, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछेगा। उसके बाद भारत का जो फेडरल सिस्टम है, जो संघवाद है, उसके बारे में पूछेगा कि भाई हमारे जो फेडरल सिस्टम है उसके फीचर क्या है, हमारे फीचर जो इंडिया की यूनिटी के है, और सेंटर स्टेट रिलेशन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे लेजिस्लेटिव रिलेशंस हो, वो पढ़ना पड़ेगा। वही आगे देखो अगला उसने बोली थी, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पढ़ना पड़ेगा। तो आपने अगर लक्ष्मीकांत भी उठाई है और सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़े हैं, हो जाएगा आराम से। उसके बाद इलेक्शन प्रोसीजर पूरा पड़ेगा कि इलेक्शन का मतलब क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्शंस को, इलेक्शन बिहेवियर क्या है इंडिया में, अदर कंट्री से हमारा डिफरेंस क्या है, और इलेक्शन कमीशन जो कि हमारी दैट इज कौन सी बॉडी है, दैट इज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो पूरी आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में आपको पढ़ना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फीचर और प्रेम्बल को अच्छे से पढ़ना है। लॉ क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, जस्टिस, इक्वालिटी, मतलब प्रेम्बल के अंदर जो सारे वर्ड्स लिखे हैं उनके बारे में आपको बेसिक लेवल में नॉलेज होना जरूरी है। और पार्टी सिस्टम भारत देश में क्या है, स्टेट पार्टी बनने के लिए, नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो यहाँ पे आएगा। रीजनल पार्टी का क्या रोल है, इंडिया पार्टी सिस्टम कैसा है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी और किस तरीके से बनती है, ये सब आपने करना है। उनका ओरिजिन, परफॉर्मेंस लेवल, इलेक्शन, मैनिफेस्टो, प्रिंसिपल्स, ये सब आपका पार्टी सिस्टम में जो है वो आएगा। फिर आ जाती है आपकी डेमोक्रेसी एट रूरल और अर्बन, मतलब यहाँ पे पंचायती राज की बात कर रहा है, और उसके साथ साथ म्युनिसिपैलिटी की, मतलब अर्बन डेमोक्रेसी की बात जो है वो कर रहा है। तो मतलब आपका पार्ट 9A ये दोनों की बात कर रहा है, ये दोनों के दोनों आपके आने आने, ठीक है। 9A ये दोनों आप लोगों ने अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करता है कंपोजिशन, फंक्शंस और ग्रासरूट लेवल के, और उसके बाद थ्योरीज पढ़नी है, लिबरलिज्म की थ्योरी, मार्क्सिज्म की थ्योरी और गांधीज्म की थ्योरी, ये आखिरी में। और इनसे कम से कम दो तीन क्वेश्चन तो आपके आएंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। या तो टोटल मिला के से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर एक 2 क्वेश्चन करके 6-7 क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछ लेता है। ये तो हो गया भाई हमारी पॉलिटी, मतलब यहां से आपको पॉलिटी देख के ये तो लग गया होगा यार पढ़नी तो सारी है, ये तो पता लग गया होगा कि पढ़नी तो हमें सारी की सारी है। अब ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो जो बच्चे लेक्चर कैडर की तैयारी कर रहे हैं उनकी ज्योग्राफी उनको पता है किस तरीके से जो है वो चल रही है इस टाइम पे। तो भाई फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, क्या पढ़नी है आपको फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ना। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम, जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ लेते हैं। तो अर्थ क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, ये तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। हमारे अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़नी है, अर्थ का ओरिजिन कैसा हुआ, हमारे सोलर सिस्टम, यूनिवर्स को पूरा पढ़ना है, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, रोटेशन, रेवोल्यूशन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर हमारी अर्थ का पूरा आपको पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है हमारे वायुमंडल, मतलब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है। एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और प्रेशर, तो प्रेशर पढ़ोगे प्रेशर बेल्ट पढ़ोगे तो विंड्स का चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद एयर मासेस, फ्रंट्स क्या होते हैं, ह्यूमिडिटी क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होगी तो इसमें एक और टॉपिक ऐड कर लो, क्लाउड्स। इसके साथ साथ आपका साइक्लोन,
आपका एंटी साइक्लोन वो भी आपका इसी के अंदर जो है वो आएगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसने टॉपिक लिखा तो वो नहीं, वो पढ़ना तब भी पड़ता है, हमारे को पढ़ना तब भी पड़ेगा। उसके बाद आता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब आ गया जो हमारे लैंड वाला पार्ट आ गया। तो इसमें क्या हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आ गया, जैसे कि आपकी क्रस्ट, मेंटल कोर, सियाल, सीमा, ये वाला सारी चीजें आ गई। फिर रॉक्स का ओरिजिन, मतलब कौन कौन से टाइप्स के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, है ना, उनके फॉर्मेशन टाइप्स आ गए। फिर प्लेट टेक्टोनिक, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, माउंटेन के टाइप्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, इंटरनल और एक्सटर्नल वेदरिंग कौन सी है, डेपोजिशन, साइकिल ऑफ इरोजन, लैंडफॉर्म जो हमारे वाटर की वजह से बनते हैं, विंड की वजह से बनते हैं, ग्लेशियर की वजह से बनते हैं, और अदर टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंड टाइप्स ऑफ सॉइल्स आपको जो है वो पढ़नी है। समझ गए ना, ये सब आपको करना है। और उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर, जिसको आप बोलते हो ओशिनोग्राफी। क्या बोलते हो, ओशिनोग्राफी। तो जनरली होता है ओशिनोग्राफी, ठीक है, उसके साथ साथ आपकी जो है जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, तो ये सारा उसी के अंदर जो है वो आ जाता है। तो इसमें देखो जितने भी ओशियन फ्लोर है, तो रिलीफ फीचर ऑफ ओशियंस पढ़ना है, ओशियन का टेम्परेचर, उनकी सैलिनिटी पढ़नी है, सभी ओशियंस को कवर करना है, हमारे को करंट्स को पढ़ना है, वेव्स को पढ़ना है, और टाइड्स को हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ कोरल रीफ्स को भी आपने पढ़ लेना है। किसको पढ़ लेना है, कोरल रीफ्स को भी आपने जो है वो पढ़ लेना है। तो इतना तो ध्यान में आ गया होगा कि भाई अभी तक ज्योग्राफी और पॉलिटी का जो है वो सिलेबस क्या है। अब आती है भाई यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, बट आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को किसके रेफरेंस के साथ पढ़ना है, पंजाब के रेफरेंस से जो आपको पढ़ना है। अगर आप रिवर्स पढ़ रहे हो तो पंजाब के रेफरेंस से पढ़ो, वेजिटेशन पढ़ रहे हो, सॉइल पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लोकेशन पढ़ रहे हो, इसके हिसाब से पढ़नी है। तो इंडिया और पंजाब जो है, इनकी लोकेशन और साइज पढ़ना है, इनका रिलीफ पढ़ना है, ड्रेनेज पढ़ना है, वेजिटेशन पढ़नी है, सॉइल पढ़ना है, मिनरल्स पढ़ने हैं, आयरन और मैग्नीज, माइका, कॉपर, गोल्ड, और हमारे पावर रिसोर्सेज, हमारा एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हमारा लैंड यूज पैटर्न, क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, और मेजर इंडस्ट्री जिनकी लोकेशन फैक्टर क्या है, ट्रेड और पीपल नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड रिलीजियस कंपोजिशन क्या है, अर्बनाइजेशन क्या है, और ट्रांसपोर्ट में रेल, रोड, एयरवेज, और एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, ये सारा हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब रिसोर्सेज की बात करता है, इसके बाद इसका आता है रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड पूछेगा। तो रिसोर्सेज में कैसे आ गया कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। रिसोर्सेज हमारे नेचर, डेफिनेशन और टाइप ऑफ डिटेल आपको बतानी है। फॉरेस्ट के कौन से टाइप्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू पूछ रहा है, एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस और उसकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। फिर मेजर सॉइल्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका इकोनॉमिक वैल्यू, उनका एनवायरमेंट सिग्निफिकेंस, सस्टेनेबिलिटी उसकी क्या है, सॉइल इरोजन, और उसका कंजर्वेशन की बात कर रहा है। फिशरीज की बात करेगा, टाइप्स और मेजर फिशरी रीजन कौन से हैं, मिनरल्स की बात करेगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और कंजर्वेशन की बात करेगा, एग्रीकल्चर की बात करेगा तो मेजर क्रॉप्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा, इंडस्ट्री की बात करेगा तो उनके फैक्टर्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे पूछेगा। तो मतलब फुल आपकी इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पे पूछी जा रही है, यहाँ पे ये आपने ध्यान में रखना। उसके बाद पॉपुलेशन ज्योग्राफी थोड़ी सी इन्होंने यहाँ पे डाली है। जैसे पॉपुलेशन में आपको देखो जनरली आपको क्या करना पड़ता है, सेंसस को पढ़ना पड़ता है। किसको पढ़ना पड़ता है, सेंसस को अच्छे से पढ़ लो भाई, सेंसस से क्वेश्चन आ जाएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कहां पे सबसे ज्यादा है, ये आपको लेक्चर कैडर में भी ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ता है और यहाँ पे भी पढ़ना पड़ता है। तो मेंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, पॉपुलेशन रिसोर्स, रिलेशन और अर्बनाइजेशन, ये पढ़ना। आपको यही पूछ लेगा अर्बनाइजेशन में सबसे आगे कौन है, कौन सी स्टेट। डाटा के ऊपर क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है। किसके ऊपर, डाटा के ऊपर क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। उसके बाद एनवायरमेंट में मैन मेड एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट, उनका रिलेशनशिप, दैट इज द डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट के दैट इज इश्यूज, पोल्यूशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, फूड सिक्योरिटी है, डिफॉरेस्टेशन और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। और इसको करंट के साथ भी थोड़ा सा देख लेना, करंट के साथ देख लेना। और कन्वेंशंस वगैरह को हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसमें कन्वेंशंस को हम पढ़ लेंगे, ये जरूरी है क्योंकि अगर हम ओजोन के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई वो डिप्लीट हो रही है पोल्यूशन की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं पे हमारे को वो कन्वेंशंस भी वहां पे पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में आपने ध्यान में रखना है कि आपके लिए क्या पूछा गया उसने इकोनॉमिक्स में, उसने पूछा गया कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, भाई ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिमांड, मार्केट डिमांड और डिटर्मिनेंट कर्व्स जो भी आपकी होती हैं, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको यह पूछना है। तो डिमांड एंड सप्लाई से क्वेश्चन जो है वो आपका बनेगा। नेशनल इनकम क्या होती है, उसका रिलेटेड एग्रीगेट क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कैसे होती है इनकम, और एम्प्लॉयमेंट, एडी, एएस एंड देयर कंपोनेंट्स। उसके बाद एमपीएस क्या होता है, एपीएस क्या होता है, एमपीसी और एपीसी के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, बीओबी और बीओपी, ठीक है, बीओटी सॉरी, बीओटी और बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको पता होना चाहिए। माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, प्रोड्यूसर बिहेवियर कैसा होता है, और सप्लाई क्या होती है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होती है, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक कंप्लीशन क्या है, वो क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन कैसा होता है इन द परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम हम कैसे लेकर आएंगे। फिर मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मनी एंड बैंकिंग मतलब उन्होंने इकोनॉमिक्स में आपको सीधे सीधे टॉपिक्स जो है वो दे दिए, और इकोनॉमिक्स जो ऐसी है जहां पे बच्चे फंसते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हमारी लेक्चर कैडर में भी इकोनॉमिक्स चल रही है, और मास्टर कैडर में भी सोशल साइंस पे बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, दैट इज इकोनॉमिक्स को। फिर गवर्नमेंट का बजट और इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी पढ़ेंगे, इकोनॉमी भी जो है वो पढ़ेंगे गवर्नमेंट की, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव और हमारा बैलेंस बजट कैसे चलता है। फिर डिटर्मिनेशन इनकम और एम्प्लॉयमेंट में, कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीपल एंड इट्स वर्किंग, नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, वैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, माइक्रो मैक्रो पढ़ोगे, वहीं से आपके आधे कंसेप्ट जो है वो हो जाएंगे आपके। फिर जितने टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज जो है वो कौन सी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, पंजाब इकोनॉमी को पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, जितनी भी हमारे 5 ईयर प्लान्स है उन सबको हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा कम है, और बिल्कुल फैक्चुअल है कि भाई सीधा सीधा पता है हमें क्या पढ़ना है, बट डेप्थ में तो जाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स का तो ऑप्शंस में हम कंफ्यूज जो है वो होते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है कि ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ना हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री इज टोटली, हमें बस इतना देखना है कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो डाले गए हैं। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ, पहला पार्ट कौन सा है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब है, तो फिजिकल फीचर पंजाब के पूछे जाएंगे, ठीक है, फिजियोग्राफी ऑफ पंजाब, फिजियोग्राफी के साथ साथ फिर पॉलिटी ऑफ, दैट इज योर हिस्ट्री ऑफ पंजाब में आपके आ जाएंगे। तो फिजियोग्राफी में पहले फिजिकल फीचर पंजाब के और उनका इन्फ्लुएंस जो है वो हिस्ट्री में क्या है। फिर हमारे सिखिज्म जो है उसका, दैट इज जो हमारे 10 गुरु हैं उनके पीरियड में सिखिज्म का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। फिर बंदा सिंह बहादुर जी और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। फिर जो हमारे सिख मिसल्स हैं उनका ओरिजिन जो है वो किस तरीके से हुआ। महाराजा रंजीत सिंह जी की अर्ली लाइफ के बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में, और एंग्लो सिख रिलेशन जो है 1839 तक, क्योंकि 1839 में इनकी डेथ हुई थी। तो भैया इस तक, अभी तक जो क्या रिलेशंस उनके डिफरेंट समुदायों के साथ जो है वो कैसे रहे थे, वो हमें याद रखना है। उसके बाद एंग्लो सिख वॉर और पंजाब का एनेक्सेशन ऑफ द पंजाब जो है वो हमें पढ़ना है। अब इतना सा पार्ट हमें हिस्ट्री का पढ़ना है ऑफ पंजाब हिस्ट्री। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ जाती है। तो इंडियन हिस्ट्री में देखो, हम जनरली हम इंडियन हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं, एंशिएंट को पढ़ते हैं हम, ठीक है, मिडाइवल को पढ़ते हैं हम, और उसके साथ हम पढ़ते हैं दैट इज योर मॉडर्न, यही पढ़ते हैं। मैं आपको जनरल वे में बताऊं तो आपको ये तीनों पढ़ने ही पढ़ने। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार कुछ टॉपिक्स को हम छोड़ सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि नया सिलेबस अगर आएगा तो भाई उसमें सारा कुछ ना डाले वो, क्योंकि भाई पेपर बहुत पहले हुआ, अब दोबारा पेपर जब होगा तो भाई उसमें जैसे लेक्चर कैडर में सिलेबस चेंज हुआ, इसमें भी जो है चेंज होने के पूरे चांसेस है। बट आता देखो वही है, जब आप आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो तो भाई डेफिनेटली सी बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पंजाब की भी ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहे हैं वो, कह रहा है हड़प्पा सिविलाइजेशन को हमें पढ़ना है, उनके फीचर्स को, उनका डिक्लाइन क्यों हुआ। फिर हमें ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, आर्यंस का ओरिजिन कैसे हुआ। फिर उसके बाद हमें जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ना है। अब जैनिज्म बुद्धिज्म अपने आप में पूरा एक टॉपिक है, उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उनकी काउंसिल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मौर्यन एज को, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के बारे में पढ़ना है। गुप्ता एम्पायर लिख दिया, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त 2 की बात कर ली। हर्षवर्धन एम्पायर देख लिया भाई, उसकी पॉलिटिकल रिलेशन, उसकी लिटरेचर और एजुकेशन। फिर न्यू किंग्स और किंगडम्स जो 700 से 1200 एडी के बीच में जो बने, उनके बारे में बात इसने की है कि वो पूछेगा वो। फिर आपसे पूरी आ जाती है मिडाइवल, दैट इज जो दिल्ली सल्तनत पूरी लिख दी उसने, कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी साहब को हो गया। फिर मुगल एम्पायर पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बैटल ऑफ प्लासी हुए, बक्सर हुआ, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो लेकर आई। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसके कॉजेज, और उसके बाद एजुकेशन ब्रिटिश रूल के अंडर, और नेशनल मूवमेंट 1885 से 1947, मतलब इसके बीच में जितने इवेंट्स हुए वो सारे आपको याद करने। तो मतलब जनरली मैं आपको बता रहा हूँ ना, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न पूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एंशिएंट, मिडाइवल वगैरह पूरा जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब नेशनल मूवमेंट में प्रेस का भी रोल था, नेशनल मूवमेंट में एक्सट्रीमिस्ट भी थे। 1885 से लिख दिया इन्होंने, आईएनसी वाला लिख दिया, बट उससे बिफोर वाला भी हमें पढ़ना पड़ेगा, जिन्होंने बाद में आईएनसी को ज्वाइन किया। तो वो पढ़ना आपको सारा ही पड़ेगा, इसमें ये ध्यान रखना, छोड़ना मत। और उसके साथ वर्ल्ड हिस्ट्री का आखिरी में उन्होंने बोला
कि मॉडर्न एज के जो बिगिनिंग थी, रिनेंस एंड द रिफॉर्मेशन, वो आपको पढ़नी है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर को आपने पढ़ना है। ज्यादा उसने वर्ल्ड दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री को ज्यादा प्रभाव उस पर या फिर आप बोल सकते हैं दबाव नहीं डाला है, बट समहाउ इससे भी आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा सिलेबस। दिस इज द ऑल सिलेबस वी डिस्कस है ना अभी तक। और एक चीज का ध्यान रखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अच्छे से पढ़ लिया और सब्जेक्ट समझ में आ गए, ये पढ़ने हैं और ये टॉपिक पढ़ने हैं, तो आराम से पेपर क्लियर होगा। इतना मुश्किल नहीं होता पेपर निकालना, बट अप्रोच सही होनी है ना। अगर अप्रोच सही होगी तो बड़े आसानी से आप पेपर को जो है वो क्लियर कर देंगे। तो देखो हमारा मास्टर कैडर का सोशल साइंस का बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सोशल साइंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, हमारी ऑफिशियल ऐप है निम्बस करियर्स ऐप। ऑफिशियल ऐप है निम्बस करियर ऐप। इस एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे जाके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे लेक्चर कैडर के भी बैचेस जो है वो चल रहे हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है 7814846248, इस पे आप कांटेक्ट करके भी हमसे क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कोई डाउट है उसके लिए रिगार्डिंग भी आप हमें बात कर सकते हैं। तो देखिए ये मास्टर कैडर सोशल साइंस का सिलेबस है, पर ये पक्का श्योर है कि इस बार सिलेबस में चेंजेस भी होंगे, बट ज्यादा नहीं है, सब्जेक्ट्स आपके वही रहेंगे, टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे। बट मैं तो यही अभी कहता हूं, तैयारी अपनी शुरू करो और सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से जो है वो कवर अप कर लो। और हमारे साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, डाउनलोड द निम्बस करियर ऐप। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।